मेरा नाम अंजलि है, मेरी उम्र 18 साल है। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छा गुजारी है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं ज़िंदा होने पर पछताऊंगी। कई दिनों से दीदी के तेवर काफ़ी बदले बदले महसूस हो रहे थे। ये बात मैं अपनी मम्मी से भी बोल चुकी थी, लेकिन मम्मी ने मुझे यह कहकर टाल दिया था कि उनकी शादी होने वाली है, इसलिए वह थोड़ी बदल गई हैं। तुम परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं साफ तौर पर दीदी के अंदर बदलाव महसूस कर रही थी। वह रात देर से घर वापस आती थीं और सुबह सवेरे ही घर से चली जाया करती थीं। अक्सर दिन के समय मेरी उनसे मुलाकात हो जाती थी, लेकिन वह काफ़ी थकी थकी नज़र आती थीं। मैं हैरान थी कि उन्हें क्या हो गया है। मम्मी से कहा तो उन्होंने जवाब दिया, घर की तैयारियां हैं, तुम तो छोटी हो, वह अकेली ही सब चीज़ें देख रही हैं। भाई, तुम लोगों का है नहीं, तो सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी बड़ी दीदी पर ही हैं। लेकिन न जाने क्यों मुझे कुछ और महसूस हो रहा था। मैं कुछ भी गलत होता बहुत देखती थी, तो न जाने क्यों मुझे पता चल जाता था। मैंने फ़िलहाल मम्मी की बात पर ही यकीन कर लिया और दीदी के लिए वह इतनी मेहनत कर रही हैं। शादी के बाद उन्हें अच्छा ससुराल मिले और वह खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरी बहन एक ऐसे दलदल में फंस चुकी है जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और शादी की तैयारियां सर पर थीं। अब घर में सामान आना शुरू हो गया था, जिससे मुझे भी थोड़ा सुकून महसूस हुआ कि मेरी सोच गलत है। लेकिन मेरी सोच गलत नहीं थी। आज सोमवार का दिन था। दीदी के ससुराल वाले आने वाले थे और वह सुबह सवेरे ही तैयार होकर न जाने कहाँ की तैयारियों में लगी थी। जब अचानक मम्मी कमरे में दाखिल हुई, मैं देर से उठने की आदत थी। घर की लाडली होने के कारण मुझे कोई भी नहीं टोकता था। मम्मी की आवाज़ से मेरी आंख खुली। वह दीदी को डांट रही थीं। ये कोई तरीका नहीं है, तुम्हारे ससुराल वाले आने वाले हैं और तुम कहाँ जा रही हो? जबकि दीदी मम्मी की बात सुनना भी पसंद नहीं कर रही थीं। वह जल्दी जल्दी अपने चेहरे पर मेकअप कर रही थीं। जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो मैं बोल उठी, दीदी, यह कोई तरीका नहीं होता। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अमित अभी आने वाले हैं, उनके साथ उनकी फैमिली भी होगी, सब आपका जिक्र करेंगे। आज आप कहीं नहीं जाएंगी। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे घूर कर देखा और गुस्से में बोली, अगर दहेज जमा करना है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मम्मी, आप संभाल लेना, और अगर ज़्यादा कोई सवाल करे तो कह देना कि कविता किसी काम के सिलसिले में बाहर गई है। वह कहते हुए वह चली गई, जबकि मैं और मम्मी एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। मुझे तो दीदी का रवैया ही समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उन्हें क्या हो गया है। मैं तो उन्हें अपना आदर्श मानती थी, लेकिन शादी से कुछ महीने पहले उनका जो अंदाज और रवैया बदला था, मेरी सोच ही बदलती जा रही थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। शाम को अमित की फैमिली और वे लोग आ गए। आते ही दीदी की सास ने उनका जिक्र किया, कविता कहाँ है? अभी तक हमसे मिलने नहीं आई। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। एक अजीब सा डर हो रहा था कि न जाने अब क्या होगा, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि ससुराल वाले ऐसी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते। वह बेवजह मतलब निकालकर लड़की को बदनाम कर देते हैं। लेकिन शुक्र था कि वे लोग अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। मम्मी के समझाने पर वे लोग चुप हो गए थे, लेकिन मैंने साफ तौर पर अमित के चेहरे पर नाराज़गी के एक्सप्रेशन देखे थे। मैंने सोच लिया था कि दीदी आएंगी तो मैं ज़रूर उन्हें कहूँगी कि उनके होने वाले पति उनसे नाराज़ हैं, इसलिए एक बार उनसे मोबाइल पर बात कर लें। हमने उनकी बहुत शानदार दावत की। दिन और तारीख तय कर दी गई थी और कुछ रस्में भी तय हो गई थीं, ताकि आखिरी मौके पर कोई मुश्किल का सामना न करना पड़े। समय धीरे धीरे गुजरता गया। मम्मी और पापा रात 10 बजे के करीब सो गए और मैं दीदी के इंतज़ार में जाग रही थी, क्योंकि मैं उन्हें आगाह करना चाहती थी कि अमित खुश नहीं हैं, आप उनसे ज़रूर बात करें। लेकिन दीदी आने का नाम ही नहीं ले रही थीं। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया और दीदी की वापसी लगभग 11 बजे के समय हुई थी। मैं पूरी तरह नींद में डूबी हुई थी, लेकिन जैसे ही मुझे दरवाजे पर खटके की आवाज़ आई तो मैं फ़ौरन जाग गई थी। दीदी काफ़ी थकी हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई थीं। उनके पांव लड़खड़ा रहे थे
और उन्हें चलने में भी दिक्कत हो रही थी। मैंने दीदी को देखते ही समझ लिया था कि वह काफ़ी थक चुकी हैं। मैं फ़ौरन उनके लिए पानी लेकर आई थी, जबकि वह सिर नामे हिलाकर बिस्तर पर अधलेटी हो गई थीं। पल भर के लिए मुझे अपनी दीदी पर रहम आया। न जाने वह कौन सी नौकरी कर रही थीं, जिसमें उन्हें इतवार की भी छुट्टी नहीं मिलती थी। मैंने दीदी को देखते हुए कहा, आपको पता है, आज आपका पूरा ससुराल आया था। हम समझते थे कि अमित और उनकी मम्मी आएंगी, लेकिन उनके पापा सब आए थे। आपको मालूम है। अमित, मैं कुछ और कहती, इससे पहले ही मेरी नज़र दीदी के चेहरे पर गई। वह गहरी नींद में जा चुकी थीं। मैंने चुपचाप अपना सिर झटका और यह सोचकर उनके बगल में लेट गई कि सुबह सुबह उनसे बात करूंगी। मैं अभी उनके पास ही लेटी हुई थी। अगली सुबह का सूरज चमक रहा था। मेरी फ़ौरन आंख खुल गई। मैंने करवट बदलकर देखा तो कमरे में दीदी मौजूद नहीं थी। मेरी तो हैरानी के मारे आंखें फटी की फटी रह गईं। सुबह के 10 बज रहे थे और दीदी घर से जा चुकी थी। रात के 11 बजे वापस आना और सुबह 10 बजे चले जाना मुझे काफ़ी हैरान कर गया। मैंने फ़ौरन अपनी दीदी के लिए प्रार्थना करते हुए कहा, ऊपर वाला उन्हें खुश रखे, उन पर कभी भी बुरा वक्त न आए। जितनी तकलीफ़ वह इस वक्त उठा रही हैं, उन्हें शादी के बाद सुकून ही सुकून महसूस हो। लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था, क्योंकि मेरी दीदी ने अपने लिए एक ऐसा रास्ता चुन लिया था जहाँ से वापसी किसी भी कीमत पर मुमकिन नहीं थी। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया और बारात का दिन भी सर पर आ पहुँचा। दीदी काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीदी शादी करना ही नहीं चाहती। वह किसी भी कीमत पर यह शादी रोक देना चाहती थी। बात बात पर गुस्सा करना सबको हैरान कर रहा था। घर में काफ़ी मेहमान आए हुए थे। मम्मी भी काफ़ी परेशान हो रही थी, लेकिन दीदी से कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि दीदी से अगर कुछ भी कहा जाएगा तो वह फ़ौरन ही गुस्सा करना शुरू कर देंगी। मैंने भी मम्मी को यही समझाया था कि आप चुप रहें, मैं अपने तरीके से दीदी से बात कर लूँगी। घर की लाडली होने के कारण दीदी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहती थी, बल्कि मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी। मम्मी का बस नहीं चल रहा था कि वह दीदी को खूब डांटें और उनका दिमाग ठीक कर दें। आखिर को न जाने उन्हें कौन सा गुस्सा सवार हो गया था जो वह हर किसी पर निकालती जा रही थी। लेकिन मैंने उन्हें इशारे से मना कर दिया था कि आप दीदी के पास न जाइए, क्योंकि अगर आप जाएंगी तो वह गुस्सा करेंगी, और अगर उन्होंने आपको कुछ भी कह दिया तो हम सबको तकलीफ़ होगी। मैं चुपचाप दीदी के कमरे में गई थी। बुरी तरह से रो रही थी। मेरी तो जान पर बनाई थी। मैंने दीदी को कभी भी रोते हुए नहीं देखा था, बल्कि मैंने हमेशा उन्हें बहुत मजबूत देखा था। फ़ौरन उनके पास गई और उन्हें अपने सीने से लगा लिया, जबकि मेरा सहारा मिलते ही वह भी फूट फूट कर रोने लगीं। मैं उनके आंसू पोंछते हुए प्यार से बोली, क्या हो गया आपको? आप तो बहुत मजबूत हैं, आप इस तरह क्यों कर रही हैं? एक ना एक दिन तो सबको जाना होता है। आप ही कहती हैं ना कि बादशाहों को भी अपनी बेटी का शादी करना होता है, तो फिर इस तरह का बर्ताव क्यों? मम्मी पापा रिश्तेदार सब परेशान हो रहे हैं। आप इस तरह मत टूटें। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? जबकि दीदी चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गई थीं, लेकिन अभी भी उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं चाहती थी कि वह मुझसे बात करे, लेकिन वह मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। बस सिर झुकाकर मेरी हर बात पर हल्के से सिर को हिला देती थी। काफ़ी देर तक उन्हें समझाने के बाद जब उन पर कोई असर महसूस नहीं हुआ, तो मैंने उनके हाथों को पकड़ लिया और उन्हें देखते हुए सवालिया लहजे में बोली, दीदी, कोई समस्या है तो मुझे बताइए। क्या आपको अमित पसंद नहीं, या फिर कोई और बात है? मैं कुछ और कहती, इससे पहले ही दीदी बहुत ही गुस्से में बोली, कोई फ़ायदा नहीं है मेरी पसंद या नापसंद का। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं किसी से भी शादी करूं। बेवजह मैं किसी की ज़िंदगी को तबाह नहीं करना चाहती। जबकि मैं दीदी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर फटी फटी निगाहों से उन्हें देखने लगी थी। मैं उनसे सवाल करना चाहती थी कि आप इस तरह की सोच कब से रखने लगी हैं? आप तो बहुत अच्छी थीं, लेकिन मेरे लबों पर चुप हो गया था। क्या उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं था, या फिर कुछ और बात थी? यह सोचने पर मजबूर हो गई थी। थोड़ा समय गुजरने के बाद पार्लर वाली हमारे घर आ गई थी। वह दीदी का मेकअप बहुत ही अच्छा से कर रही थी। मैं भी उसी कमरे में मौजूद थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद
मेरा भी मेकअप होना था, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ दीदी की आंखों में मौजूद दर्द को महसूस कर रही थी। वह वाकई अपनी शादी पर बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही थी। मेरा दिल किया कि मैं मम्मी पापा को जाकर बताऊं कि दीदी इस रिश्ते से खुश नहीं है। आप इस शादी को फ़िलहाल रोक दें या फिर कुछ महीनों के लिए आगे बढ़ा दें। लेकिन अगर हम ऐसा करते तो हमारी इज्जत पर बात आती और लोग दीदी के किरदार पर 100 बातें बनाते। वैसे भी उन्होंने जितना तमाशा अब तक घर के अंदर लगा दिया था, उससे यह बात साबित हो चुकी थी कि दीदी किसी और को पसंद करती हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ पल और गुजरे थे और दीदी दुल्हन के कपड़े को पहनकर पूरी तरह तैयार हो गई थीं। मेरी तो उनसे नज़रें ही नहीं हट रही थीं। ऊपर वाला ने उन्हें खूबसूरती दी थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वह शहज़ादी हों। कुछ पल बाद ही मम्मी पापा कमरे में आ गए थे और दीदी को दुल्हन के जोड़े में देखकर दोनों ही इमोशनल हो गए थे। मैं उन तीनों को देख रही थी, जबकि दीदी उनसे रुख फेर चुकी थीं। उन्होंने मम्मी पापा को देखकर उनसे बिल्कुल भी आशीर्वाद नहीं ली थीं। पापा करीब आए थे, अभी वह दीदी के सिर पर हाथ रखते। इससे पहले ही वह बोल पड़ी, मुझे आप दोनों की आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा था ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। लेकिन आप लोगों ने मेरी बात को नहीं सुना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अहमियत ही नहीं रखती हूँ, बल्कि आपके लिए सिर्फ आपकी इज्जत अहमियत रखती है। इसीलिए अपनी इज्जत को बरकरार रखें और मुझे बिना आशीर्वाद के ही विदा कर दें। यह कहते ही दीदी स्टेज पर बैठ गईं, जबकि मैं अपना सिर पकड़ चुकी थी। क्या अचानक से मेरी दीदी को हुआ क्या है? वह तो बिल्कुल ठीक थीं। उन्होंने कभी इस तरह की बात भी नहीं की। मुझे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को काबू कर लिया था। मैं बेवजह का तमाशा लगाकर सबको परेशान नहीं करना चाहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया और मम्मी पापा रोते हुए कमरे से चले गए। लेकिन लगातार दीदी के हाथ में मौजूद उनका मोबाइल बजता जा रहा था। मैं तो हैरान थी कि शादी के दिन कौन उन्हें फ़ोन कर रहा है। पल भर को मेरा दिल किया कि मैं दीदी से बोल दूं कि आप अपना मोबाइल मुझे दें। जिसका भी फ़ोन आएगा, मैं उसे सूचना दे दूंगी कि आपकी शादी है और आप व्यस्त हैं। लेकिन दीदी ने जिस अंदाज में अपना मोबाइल थाम रखा था, उनके हाव भाव से ही मैं समझ गई थी कि वह किसी को भी अपना मोबाइल देने का इरादा नहीं रखती हैं। उनके चेहरे पर मौजूद घबराहट के भाव देखकर मैं हैरान थी। हालांकि दीदी अमित से संपर्क में थी। वह काफ़ी बहादुर किस्म की लड़की थी। उन्होंने कभी भी इस तरह से परेशानी जाहिर नहीं की थी, लेकिन आज जो उनके चेहरे पर मौजूद भाव थे, उन्हें देखकर ही मैं समझ गई थी कि मामला कुछ और है। दीदी हमसे कुछ छुपा रही थी, लेकिन मैंने उनसे कोई भी सवाल नहीं किया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया और बारात हमारी दहलीज पर आ गई। मम्मी पापा ने उन लोगों का स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया था। मम्मी और पापा का चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि दीदी ने आज के दिन उन्हें नाराज़ कर दिया है, लेकिन मैं सबसे मुस्कुराकर मिल रही थी, क्योंकि किसी एक को तो घर वालों को संभालना ही था। सब काम सिलसिला तरीके से चल रहे थे। अब शादी की रस्में शुरू हो गई थीं और कुछ ही पलों में मेरी दीदी तमाम अधिकारों के साथ एक ऐसे शख्स के नाम हो गई जिसे वह शायद पसंद नहीं करती थीं। मेरी आंखें भी नम हो चुकी थीं और यही हाल मेरी मम्मी और पापा का था। सचमुच जब बेटियां विदा हो रही होती हैं तो मम्मी पापा की रंगत ही बदल जाती है। मेरे मम्मी पापा का हाल भी बहुत बुरा हो रहा था। थोड़ी देर बाद ही दीदी की सास ने विदाई की बात कह दी थी। पापा का बस चलता तो वह किसी कीमत पर भी आज विदाई नहीं करते। उनके अंदर तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि जिस तरह की बातें दीदी ने उनसे कही थीं, उसके बाद उनका दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। लेकिन विदाई तो करनी ही थी। फ़िलहाल उन्होंने तमाम बातों को नज़रअंदाज किया और दीदी की विदाई दे दी। जिस पल मेरी दीदी मेरे गले लगी, मुझे खूब रोना आया। बचपन की तमाम यादें मेरी आंखों के सामने घूमने लगीं। मुझे कभी भी किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती थी, क्योंकि मुझे मालूम होता था कि मेरे साथ मेरी दीदी हैं। मैं किसी भी मुश्किल में आऊँगी तो मेरी दीदी मुझे संभाल लेंगी। ज़रा सी चोट पर भी मैं रोते हुए मम्मी के पास जाने के बजाय दीदी के पास आती थी और वह मुझे बिल्कुल एक मम्मी की तरह अपने सीने से लगाकर चुप कराती थी। वह सारी यादें याद आने के बाद मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी आंखों से दीदी को जाते हुए देखती।
इसीलिए मैं रोते हुए रूम में आ गई। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया और मेरी दीदी हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर अपने ससुराल की हो गईं। मम्मी पापा हम सब काफ़ी इमोशनल थे। मैरिज हॉल से हमारी वापसी बहुत देर में हुई। जब हम घर पहुँचे तो हमारा आंगन बहुत वीरान लग रहा था। पापा मम्मी को देखते हुए बोले, आज कविता का जाना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। जिस अंदाज में उसने हमसे बात की है, न जाने क्यों ऐसा महसूस होता है कि हमारी बेटी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। हालांकि उसने अपनी रजामंदी जाहिर की थी कि वह अमित को पसंद करती है और उससे शादी के लिए राजी है, मगर न जाने उसको अब क्या हो गया था। पापा की बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई थी। कुछ तो था जो दीदी हमसे छुपा रही थीं। उनके चेहरे पर मौजूद परेशानी, बार बार बजता फ़ोन, ये सब कोई अच्छी बातें नहीं थीं। फ़िलहाल हमने तमाम बातों को दरकिनार कर दिया क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैं काफ़ी देर तक दीदी की चीज़ों को ही टटोलती रही और फिर कुछ पलों बाद ही मैं गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह दीदी हमारे घर आ गईं। उन्होंने आते ही मम्मी पापा को गले से लगाया और अपने कल के रवैये की माफ़ी मांगी। मैं भी दीदी को मिलकर काफ़ी संतुष्ट हो गई थी क्योंकि उनके चेहरे पर इत्मीनान देखकर मैं समझ गई थी कि वह अपने पति के साथ खुश हैं। वह 4 घंटे हमारे साथ रुकीं और फिर अमित उन्हें अपने साथ अपने घर ले गए। किसी ने भी कोई ऐतराज़ नहीं किया था क्योंकि वह अब अपने ससुराल की हो गई थीं। उनका रिसेप्शन 2 दिन बाद था। तैयारियां फ़ौरन ही शुरू हो गईं। मैं तो दीदी से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया और उनका रिसेप्शन भी कब पूरा हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। शादी के फंक्शंस ने सबको ही थका दिया था। रिसेप्शन अटेंड करने के बाद सारे मेहमान अपने घर चले गए। हमारा घर अब सही मायनों में बिल्कुल वीरान हो गया था। मैं घर में बहुत ज़्यादा चंचल थी। थोड़ी बहुत रौनक मेरे बोलने से हो जाती थी, लेकिन जो बात दीदी की थी वह कभी भी मेरी नहीं हो सकती थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया और दीदी की शादी को तकरीबन 7 महीने बीत गया। इस 7 महीने के दौरान दीदी कई बार हमसे मुलाकात के लिए आईं। वह ज़्यादातर मम्मी पापा के पास ही वक्त गुजारा करती थीं। उन्हें अपने उस दिन के रवैये पर बहुत ज़्यादा पछतावा था। उनका कहना था कि शादी वाले दिन मुझे बिल्कुल भी अपने मम्मी पापा से इस तरह बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी, जबकि मम्मी पापा तो उन्हें उस पल ही माफ़ कर गए थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि दीदी ने वाकई इस शादी के लिए और इस घर के लिए बहुत खुशी त्याग दी है। लेकिन हम लोगों को मालूम ही नहीं था कि वह त्याग देते देते कहाँ पहुँच गई थी और कैसी नौकरी कर चुकी थी। वक्त का काम है गुजर जाना और वो गुजरता जा रहा था। शादी को अब पूरे 9 महीने बीत गया था। लगातार मेरा दिल दीदी के पास रुकने को चाह रहा था। मेरे पास काफ़ी बातें जमा हो गई थीं जो मैं उनसे करना चाहती थी, लेकिन उनका ससुराल दूर था, इसीलिए मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं दीदी के घर जाकर उनके पास कुछ दिन रुकूंगी। मैं जानती थी कि पीछे से मम्मी पापा अकेले हो जाएंगे, लेकिन मुझे अपनी मम्मी पर भरोसा था कि वो सब चीज़ें संभाल लेंगी। मैंने मम्मी पापा से इजाज़त मांगी तो वो लोग फ़ौरन ही राज़ी हो गए थे, बल्कि मुझे राय देते हुए बोले थे कि अपनी दीदी का हाथ भी बटा देना, उसका बहुत ख्याल रखना। अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान होगी। बिल्कुल भी तुम वहाँ जाकर उस पर बोझ मत बनना। मैंने उनसे वादा किया था और अपना सामान बांधकर बिना बताए ही दीदी के घर पहुँच गई थी। दीदी और अमित अपने ससुराल के सामने वाले घर में रहते थे। उनका ससुराल काफ़ी बड़ा था। वहाँ पर अमित का कमरा भी मौजूद था, लेकिन वो दोनों पति पत्नी वहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। अमित का कहना था कि मुझे अपनी पत्नी के साथ प्राइवेसी चाहिए, इसीलिए मैं एक अलग घर में रहूँगा। हम सब काफ़ी हैरान हुए थे, जबकि दीदी ने मना भी करना चाहा था, लेकिन अमित ने किसी की नहीं सुनी थी और अलग घर रेंट पर ले लिया था। मैं घर के दरवाजे पर पहुंची तो अमित अपने काम पर जा रहे थे और दीदी उन्हें मुस्कुराकर अलविदा बोल रही थीं। वो मुझे देखते ही दोनों हैरान रह गए थे। दीदी फ़ौरन मुझे गले से लगाते हुए बोली, छोटी, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? तुमने तो मुझे बताया भी नहीं था। उनके लहजे में मौजूद खुशी को देखकर मैं भी मुतमिन हो गई थी, वरना यहाँ आने से पहले तो मुझे यही डर लग रहा था
कि न जाने दीदी मुझे देखकर कैसा एक्सप्रेशन जाहिर करेंगी, लेकिन अब उन्हें खुश देखकर मैं भी संतुष्ट हो गई थी और दीदी के गले से लगते हुए प्यार से बोली, आपकी याद इतनी सता रही थी कि मैं ठहर ही नहीं पाई, इसीलिए सोचा कि चंद दिन आपके पास गुजार लेती हूँ। मेरा ये कहना था कि दीदी के चेहरे पर से एक साया सा गुजरा था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मुझे अपने साथ लगाते हुए अंदर ले गईं। अमित अपने काम पर जा चुके थे, वो मुझे देख नहीं पाए थे। मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो मुझे एक अजीब सी वीरानी महसूस हुई। हालांकि इन दोनों की शादी को 9 महीने हो गए थे, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे ये घर काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा महसूस हुआ। मैंने दीदी को देखते हुए अपनी परेशानी भी जाहिर किया। दीदी, न जाने क्यों मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। आपके घर में कुछ है, कुछ अलग है। जबकि दीदी मुझे हैरान निगाहों से देखते हुए बोली, क्या फालतू की बातें कर रही हो? खैर, ये बताओ कि कितने दिन रहने के लिए आई हो? उनका बात को पलट देना मैंने बखूबी समझा था, लेकिन मैं खामोश हो गई थी। अगर वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती थीं, तो मैंने भी उन्हें कुरेदना अच्छा नहीं समझा था। मैं फ़ौरन ही उनसे बातों में मग्न हो गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था और मुझे दीदी के घर आए हुए पूरा 2 दिन का वक्त बीत गया। मेरी अमित से भी मुलाकात हो चुकी थी। वो भी बहुत खुशी का इजहार कर रहे थे। मैं उन दोनों के बराबर वाले कमरे में ही ठहरी थी। दीदी ने मेरी पसंद का खाना बनाया था। हम तीनों ने आज एक साथ ही खाना खाया। साथ में काफ़ी देर तक बैठकर बातें किए, जबकि मैं बार बार महसूस कर रही थी कि दीदी घड़ी को देख रही हैं। हालांकि अमित का चेहरा संतुष्ट था। एक पल के लिए मुझे एहसास हुआ कि शायद वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, लेकिन अमित के एक्सप्रेशन से बिल्कुल भी ये बात जाहिर नहीं हो रही थी कि वो अकेले में वक्त गुजारना चाहते हैं। लेकिन दीदी के चेहरे से ही मुझे पता लग गया था कि कुछ गड़बड़ है। मैं बहाना बनाकर कमरे में जाने लगी। वो दोनों पति पत्नी थे। जब से अमित काम से आए थे, वो मेरे साथ ही बैठकर बातें कर रहे थे। इसीलिए मैंने आगे पीछे होने के बारे में सोच लिया था। मैंने जैसे ही कहा कि मुझे सोना है, तो दीदी फ़ौरन अपनी जगह से खड़ी हो गईं और मुझे बोली, तुम्हें तो पहले ही सो जाना चाहिए था। इतनी रात हो गई है और तुम बेवजह अपनी नींद खराब करके बैठी हुई हो। जबकि अमित फ़ौरन बोले, अब ये घर इसका तो नहीं है, यहाँ पर ये मेहमान है। इंसान को नींद कहाँ जल्दी आती है। अगर छोटी बैठना चाहती हो तो बैठ जाओ, थोड़ी देर और बातचीत कर लेते हैं। अमित मजाक करते हुए बोले थे, जबकि मेरी दीदी फ़ौरन ही उन्हें डांटते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, बेवजह इसकी नींद का वक्त ख़राब होगा। तुम जाओ और आराम करो, और आप भी चलें, सुबह ऑफिस जाना है। मुझे दीदी का अंदाज़ काफ़ी अजीब लगा था। दिल चाहा था कि मैं उन्हें ये बताऊं कि आप किस तरह मुझसे मुखातिब हो रही हैं, लेकिन मैंने चुप रहने में ही सही समझा। मैं खामोशी से कमरे में आ गई थी। कमरे में भी मुझे एक अजीब सी वीरानी महसूस हुई थी। ऐसा लगता था जैसे यहाँ पर कुछ गलत होता है, लेकिन क्या, मैं समझ नहीं पाई थी। आज से पहले भी मैं दीदी के ससुराल गई थी, अमित से मुलाकात की थी, लेकिन इतनी हैरानी मुझे कभी महसूस नहीं हुई थी। फिर मैंने यह सोचकर सर झटक दिया था कि भला इस घर में बंदे ही कितने हैं। एक अमित और दीदी। आज मैं आ गई हूँ तो थोड़ी चहल पहल हो गई है, वरना तो इस घर में कोई होता ही नहीं होगा। शायद तभी मुझे वीरानी लग रही है, लेकिन दिमाग कुछ और बोल रहा था। मैंने फ़िलहाल अपना सर झटक दिया था और बिस्तर पर लेटकर चंद पल बाद ही गहरी नींद में चली गई थी। तकरीबन 2 बजे के वक्त मुझे बाहर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। मेरी नींद काफ़ी कच्ची थी। ज़रा सा शोर भी मेरी आँख खोलने के लिए काफ़ी होता था। मैंने फ़ौरन चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन कमरे में ऐसा कोई नहीं था जिस पर मुझे शक हो। मैं दरवाजे के पास आई। क्या मुझे कमरे से झांकना चाहिए था? लेकिन मैं फ़ौरन ही सर नहीं में हिलाकर पीछे हो गई। उन दोनों के दरमियान प्राइवेसी को मैं ख़राब नहीं करना चाहती थी, लेकिन जिस अंदाज में बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आई थी, हो सकता था कि घर में कोई चोर घुस आया हो। मैं इस टेंशन के साथ कमरे से बाहर आई तो कोई भी कॉरिडोर में मौजूद नहीं था। एक पल के लिए मुझे हैरानी हुई, लेकिन मैंने अपना सर झटक दिया। बेवजह के टेंशन पालकर मैं खुद को हल्कान नहीं करना चाहती थी। कमरे में आकर काफ़ी देर तक सोने की कोशिश करती रही,
लेकिन नींद अब उड़ चुकी थी। इसीलिए मैं कॉफ़ी पीने के बहाने किचन में आ गई, लेकिन किचन की लाइट्स ऑन थीं, यानी घर में कोई जागा हुआ था। मैंने गर्दन मोड़कर दीदी के कमरे की तरफ देखा तो उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था और लाइट्स भी ऑफ थीं। तो यह क्या माजरा था? लेकिन मैंने अपना सर झटक दिया कि हो सकता है लाइट ऑन रह गई हो। मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और वहीं खड़े होकर पीने लगी। अभी मैंने चंद घूंट ही अपने हलक में उतारे थे कि सामने से मुझे दीदी सीढ़ियों से उतरती हुई नजर आईं। मेरी आंखें हैरानी के पड़ी। रात के 2 बजे का वक्त हो रहा था और दीदी का इस पहर ऊपर छत से आना मेरी समझ से बाहर था। आज भी दीदी के चेहरे पर थका देने वाले एक्सप्रेशन थे और उनकी चाल में भी लड़खड़ाहट थी। उनकी हालत शादी से पहले जैसी लग रही थी। वो अभी किचन के पास से गुजरती। इससे पहले ही मैंने उन्हें पुकारते हुए पूछा, दीदी कहाँ से आ रही हो? मेरा ये सवाल करना उन्हें बुरी तरह से डरा चुका था। वो डर कर 10 कदम पीछे हुईं और जब उन्हें होश आया तो मुझे सर्जिश करते हुए बोलीं, तुम क्या जुगनू की तरह पूरे घर में भटकती फिर रही हो? ये कोई वक्त है जागने का? और तुम क्यों कॉफ़ी पी रही हो? तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। मैंने उनकी बात सुनकर फ़ौरन कहा, नहीं, वैसे ही मैं सो रही थी। अचानक से बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आई। देखा तो कोई भी नहीं था। फिर दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन नींद उड़ चुकी थी। इसीलिए सोचा कि अपने लिए कॉफ़ी बना लेती हूँ। क्या पता कॉफ़ी पीने के बाद नींद आ जाए। दीदी ने सर को हल्की झुकाकर जवाब दिया। उनकी आंखें थकी थकी लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो नींद में हों। वो मुझे यह कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं कि कॉफ़ी पीकर लाइट्स ऑन ऑफ कर देना। मैंने भी फ़ौरन सर को हिलाकर हामी भर दी। मैं हैरान थी कि दीदी यह सब क्या कर रही हैं। रात के इस पहर छत से आना कुछ अच्छी बात तो नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि जीजू के जाने के बाद दीदी से यह सवाल ज़रूर करूँगी। मेरे जीजा जी का काम थोड़ा अलग था। वो 5 दिन शहर से बाहर रहते थे और बाकी के 2 दिन दीदी के साथ गुजारा करते थे। कल भी उनकी वापसी थी। दीदी ने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से विदा किया था। मैं तो सो रही थी, मुझे कुछ मालूम नहीं था। सुबह जब मैं जागी तो जीजा जी अपने काम पर जा चुके थे। यानी 5 दिन तक अब दीदी के घर में कोई भी मर्द मौजूद नहीं था। एक पल के लिए मुझे हैरानी हुई थी कि दीदी इतने बड़े घर में अकेले कैसे गुजारा कर लेती हैं। वैसे उनका ससुराल वाला घर भी कुछ छोटा नहीं था और जो कमरा उनके हिस्से में आया था वो भी बड़ा था। मेरी दीदी काफ़ी तन्हाई पसंद थी, मगर मैंने इस बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा था। नाश्ते की मेज़ पर ही मैंने रात वाला किस्सा उनसे पूछा था। आप रात को इतनी देर से छत पर क्या करके आ रही थीं? और काफ़ी थकी हुई भी लग रही थीं। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर से एक साया सा गुजरा था। मैं कुछ और कहती, इससे पहले ही वो भड़क उठी थीं और मुझे देखते हुए बोलीं, बेवजह के सवालात करके परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने न कभी दीदी की बात पर सवाल उठाया था और न ही आज उठाने का हक रखती थी। वक्त गुजरता जा रहा था और मुझे दीदी के घर रहते हुए आज 4 दिन हो गया था। दीदी ने मुझे एक बार भी यह नहीं कहा था कि तुम मम्मी पापा के घर चली जाओ। हाँ, लेकिन उनके चेहरे से मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरे यहाँ होने से खुश नहीं हैं। उनके किसी काम में खलल पड़ रहा है। मगर फ़िलहाल मैंने इस पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा था। मैं दीदी के साथ वक्त गुजारना चाहती थी। दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर चुका था और रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई थी। थोड़ी देर मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद मैं लेट गई थी, मगर नींद आँखों से कोसों दूर थी। घड़ी में 11 बज रहे थे, लेकिन नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं किसी एहसास के तहत उठी थी। मैंने सोचा था कि थोड़ी देर छत पर टहलकर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करूँगी। क्या पता खुली हवा में सांस लेने के बाद मुझे नींद आ जाए। मैं कदम दर कदम चलते हुए छत पर आ गई। मैं छत के एक कोने में चली गई थी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र छत के दूसरे कोने पर गई, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई थी। मैंने कभी ख्वाबों ख्याल में भी सोचा नहीं था कि मेरी दीदी इतना घिनौना काम कर रही होंगी, क्योंकि वो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने एक लड़के के ऊपर बैठी हुई गलत काम कर रही थीं। और कई लड़के लाइन लगाकर खड़े हुए थे, एक के बाद एक उनके करीब आ रहा था और उनके जिस्म का इस्तेमाल कर रहा था। मेरी दीदी जीजा जी को धोखा दे रही थीं।
मेरी दोनों आंखें फटी की फटी रह गई थीं। अभी वो 4 लड़कों को फ्री करके बैठी ही थीं कि अचानक एक छोटा लड़का उनके करीब आया। अंधेरे में ज़्यादा कुछ खास नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही मेरी दीदी की चीख की आवाज़ आई, मेरा दिल दहल गया। मैं फ़ौरन उनकी तरफ बढ़ी। सामने मौजूद लड़के को देखकर मैं भी हैरान रह गई, क्योंकि वो छोटा लड़का कोई और नहीं बल्कि दीदी का देवर था, जो अपनी भाभी को इस्तेमाल करने के लिए आया था। यानी दीदी के देवर को उनकी हर कारस्तानी के बारे में मालूम था। दीदी की तो जान मुझे देखकर हैरान हो गई थी। उन्होंने फ़ौरन वहाँ मौजूद तमाम लड़कों को भगा दिया। दीदी का देवर भी फ़ौरन वहाँ से भागने लगा, लेकिन दीदी ने उसे पकड़ लिया। तमाम लड़कों के जाने के बाद दीदी ने मेरी ही आंखों के सामने उससे सवाल किया, तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? और फिर जो बात उसने बताई, वो सुनकर दीदी की आंखों में आंसू आ गए। उसका कहना था, ये सब मुझे अमित ने बताया है। उन्होंने ही कहा था कि मैं आप पर नज़र रखूं। और जब मुझे मालूम हुआ कि आप मर्दों के साथ गैर काम कर रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी हाथ साफ कर लूं। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आप अंधेरे में भी मेरा चेहरा पहचान जाएंगी। उसकी बात सुनकर दीदी बुरी तरह से परेशान हो गई और उसके आगे हाथ जोड़ते हुए मिन्नत करने लगी कि अपने भाई को ये नहीं बताना। उनका ये कहना था कि वो फ़ौरन बोला था, तो फिर आप मेरे साथ संबंध स्थापित करें। लेकिन दीदी के लिए ये कोई आसान बात नहीं थी। उन्होंने फ़िलहाल उसे टालकर वहाँ से भेज दिया और मुझे देखते हुए नज़र चुराई। वह नीचे जाती। इससे पहले ही मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और सवालिया लहजे में बोली, ये सब कुछ क्या है? ये आप क्या कर रही हैं? क्यों अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रही हैं? आज आपके देवर को ये सब पता चल गया है, कल को आपके पति को भी पता चलेगा, तब आप क्या करेंगी? मेरी बात सुनकर अचानक ही वह ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उनके रोने का अंदाज़ देखकर मैं बुरी तरह से पिघल गई थी और जब मैंने वजह पूछी तो कहने लगीं, शादी से पहले मम्मी पापा का दबाव बुरी तरह से बढ़ता जा रहा था कि हमें पैसों की ज़रूरत है, ये तुम कोई अच्छी नौकरी करो। मगर मुझे नौकरी मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी दौरान मुझे एक औरत मिली थी जिसने मुझे यही सब करने का मशवरा दिया था। पहल तो मुझे ये सब कुछ काफ़ी गलत लगा था, क्योंकि मैं अमित से मोहब्बत करती थी और उनके साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं लोगों के साथ समय बिताने लगी, तो उनकी तरफ से मुझे भारी वेतन मिलने लग गया। मुझे अब ये काम अच्छा लगने लगा था, मगर मैं नहीं जानती थी कि ये काम महज दलदल है। यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। शादी के बाद मैंने तमाम राब्ते ख़त्म कर दिए थे, लेकिन किसी भी तरह वो लोग मेरे तक पहुँच गए थे। उनका कहना था कि अगर मैंने उन्हें खुश न किया तो वो लोग अमित को सब बता देंगे। यही वजह है कि मैं मजबूर होकर ये काम करने पर राज़ी हो गई थी। रोज़ाना कोई न कोई ज़रूर आता है और मुझे बर्बाद कर देता है। दीदी की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपनी दीदी के लिए क्या करूं। काफ़ी देर उनसे बातें करने के बाद और उनका दर्द सुनने के बाद मैंने एक फ़ैसला किया था और दीदी की तरफ देखते हुए बोला, मैं जानती हूँ दीदी, ये सब कुछ काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन आपके लिए यही बेहतर है कि आप ये सब बातें अमित को बता दें। फिर जो फ़ैसला वो करेंगे उसे अपना लें, क्योंकि आपको इस काम से निकलना है, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरी बात सुनकर दीदी काफ़ी संतुष्ट हो गई और फिर कुछ सोचकर उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी थी, क्योंकि भलाई इसी में थी। अगर वो अपने पति को अपने ऊपर बीती कहानी सुना देती तो क्या पता उनके पति उनकी हर बात पर सिर झुका देते। और मुझे यकीन था कि अमित अब दीदी से बहुत प्यार करते हैं। वो उनकी तकलीफ़ भी समझेंगे और उनकी मजबूरी को भी महसूस करेंगे। और शुक्र था कि अमित ने दीदी की हर बात बहुत ध्यान से सुनी थी और उनकी शख्सियत पर यकीन करके उनके साथ एक बार फिर ज़िंदगी का आगाज़ किया था। वो दीदी को अपने साथ अपने काम की जगह पर ही ले गए थे। उनका कहना था कि अगर मैं अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ूंगा तो पीछे से वही लोग मेरी पत्नी का जीना हराम कर देंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी और किसी परेशानी में हो। जब मेरी बहन यहाँ से जा रही थी तो उसके चेहरे पर मौजूद सकून और इत्मीनान को देखकर मुझे बहुत राहत मिली थी। उसने जाते जाते मेरा खूब शुक्रिया अदा किया था। उसका कहना था कि अगर तुम मेरी मदद न करती
और मुझे न समझाती तो आज मैं दलदल से कभी ना निकल पाती। बेशक मम्मी पापा को चाहिए कि अपनी औलाद पर जिम्मेदारियां डालें, मगर इतनी जिम्मेदारियों का बोझ न बढ़ा दें कि वो गलत काम की तरफ जाएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।